हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक बार फिर हम अपने काम पर लौटते हैं और जो कि मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ, आप अपनी ड्यूटी नहीं समझते। इसलिए जैसा भी है, मैं आपको आज अपनी वितान पुस्तक का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अनुपम विसर्ग की ये रचना है और इसमें कवि ने, लेखक ने, ये एक निबंध की तरह है, विचारात्मक निबंध, जहाँ राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है और वहाँ पानी की बूंदें चांदी की बूंदों से कम नहीं हैं, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों, यहाँ जिक्र किया गया है राजस्थान में बनने वाली उन कुइयों का, जो किसी किसी स्थान पर पाई जाती हैं। राजस्थान के किसी किसी भाग में पाई जाती हैं ये कुइयाँ, जिनसे पीने का पानी उपलब्ध होता है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, या तो वहाँ की भूमि पथरीली है या रेतीली है। पथरीली भूमि में कुइयाँ खोदना संभव नहीं है और रेतीली भूमि में भी कुएं खोदना संभव नहीं है। तो वो कुछ स्थान होते हैं जहाँ कोई एक परत होती है बच्चों, जहाँ कुएं खोदना संभव है। तो मिट्टी की एक कठोर परत होती है जो अपने अंदर से पानी को रिसाकर खारे पानी में मिलने से रोकती है और उन्हीं क्षेत्रों में कुएं बनाई जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कुएं खोदने का जो काम करते हैं वो उनको चेलवांजी कहते हैं। कुएं खोदने वालों को कि पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी कौन होता है? राजस्थान में कुएं खोदने का कार्य करने वाले शिल्पकार को चेलवांजी कहते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी जो कुएं खोदी जा रही है उसकी 30-35 हाथ खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी बच्चों, ये सत्य है कि ज्यों ज्यों ज़मीन के अंदर जाएगा गर्मी, अंदरूनी गर्मी बढ़ती जाएगी। और कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है, क्योंकि रेतीली भूमि है, ज़्यादा घेरे वाली व्यास वाली कुएं वहाँ नहीं खोदी जा सकती। उसको कुआं कहते हैं। उकड़ू, उकड़ू होता है बच्चों पैरों के भाव बैठना, उकड़ू बैठना यानी पंजे के बल घुटने मोड़कर जो बैठा जाता है। उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी इतना ही व्यास है कि उसके एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कुइयों की खुदाई किससे होती है? बसोली से। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। अपने राजमिस्त्री को देखा होगा, वो ईंट आदि तोड़ने के लिए बसोली का प्रयोग करते हैं। और यह लोहे का नुकीला फल वाला भाग होता है जिसमें लकड़ी का हत्था होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा ही। गर्मी बहुत है राजस्थान में। गर्मी कम करने के लिए ऊपर से ज़मीन पर खड़े लोग मुट्ठियाँ भरकर रेत फेंकते हैं, क्योंकि रेत का फेंकने का कारण ये है कि रेत के साथ ताज़ी हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आ जाती है। तो इसलिए जो कुएं खोदने वाला व्यक्ति है वो टोप पहनता है, किसी धातु का बना हुआ हैट जिसको कहते हैं हम, सिर पर, ताकि ऊपर से जब मिट्टी फेंकी जाती है, मिट्टी के जो कण हैं वो उसको चोट ना पहुंचाए, या खुदाई के बाद जो मिट्टी निकाली जाती है वो निकालते समय उसे कोई परेशानी ना हो, उसके सिर पर ना गिरे, इसलिए वो टोप पहनता है। तो कुएं की खुदाई करते समय चेलवांजी के पंजों के आसपास जो मिट्टी होती है उसे बाल्टी द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है पूरी सावधानी के साथ, ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे, और अगर गिरती भी है तो वो टोप उस चेलवांजी को बचाएगा उसके सिर पर। चेलवांजी, ये प्रश्न भी आता है कि चेलवांजी खुदाई करते समय टोप क्यों पहनता है, या चोट लगने से बचने के लिए वो क्या पहनता है? टोप पहनता है। टोप किसी धातु का बना होता है।
चेलवांजी को चेजारो भी कहते हैं। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं, निपुण लोग हैं। क्या चिनाई और खुदाई, चिनाई भी की जाती है एक विशेष तरह से घास से रस्सियाँ बांटकर। यह काम चेजा कहलाता है, यानी इस काम को करना चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे होते हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। ये प्रश्न आएगा कि कुआं और कुएं में क्या अंतर होता है। कुएं का व्यास बड़ा होता है। कुआं भूमिगत जल को निकालता है, यानी कि खारे पानी को, और उसकी गहराई 150 से 200 हाथ होती है। कुएं का व्यास छोटा होता है। कुएं में पीने लायक पानी होता है, मीठा पानी होता है, खारा नहीं होता, और इसकी 30-35 हाथ से 50-60 हाथ की गहराई होती है बच्चों। तो राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई का कम और ज़्यादा होना, यानी कहीं 30-35 हाथ तो कहीं 50-60 हाथ। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कुआं भूजल यानी उस खारे पानी को निकालता है, और कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, जो कि नमी के रूप में रेत में समाई होती है। जब भी वर्षा तब भी पानी उसमें निकलता है जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है, और न नेति जैसी कुछ पेचीदा मामला है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बह रहा है या बूंद बूंद। मरुभूमि में यानी रेतीली भूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं। या वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उस जो पानी है वर्षा का वो भूमि में समा जाने में देर नहीं करता, बहुत जल्दी समा जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो कौन रोकता है? खड़िया पत्थर। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर दिखाई नहीं देती। खड़िया पट्टी जहाँ भी है वो काफ़ी लंबे चौड़े एरिए में होती है, कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं होती, और दिखाई नहीं देती क्योंकि रेत के नीचे दबी हुई है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। कैसे पता चलता है? जब बरसात होती है तो यदि किसी क्षेत्र का पानी एकदम नीचे चला जाता है, पानी रेत में समा जाता है, तो वहाँ खड़िया पट्टी नहीं है। लेकिन यदि पानी धीरे धीरे जाता है तो वहाँ पता चल जाता है अनुभवी लोगों को कि यह खड़िया पट्टी है। तो बच्चों, इन कुइयों को खोदने में कई पीढ़ियों का जो उनका अनुभव है वो काम आता है। अनुभवी लोगों को ही पता है, और उनको पता चलता है कि एकदम जहाँ पानी नहीं बैठता वहीं खड़िया पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। क्या काम करती है कि वर्षा का जो पानी है रेत में समाकर उस पट्टी से ऊपर के रेत में ही रह जाता है, नीचे खारे पानी में नहीं मिलता, और सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। बच्चों, जहाँ कहते हैं ना कि रेत के कण आपस में मिले नहीं होते, अब अगर वो मिले होते तो गर्मी के कारण उसमें तरेड़ पड़ जाती हैं भूमि के बीच में, लेकिन वो विस्तृत हैं, फैले हुए हैं, आपस में मिले नहीं होते। तो ये उदारता उनके काम आते हैं। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, वो अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं होते। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, जहाँ लगाव होता है वहाँ बिखराव भी होता है। तो बच्चों, जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपके होते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी जहाँ काली मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। आप भी देख सकते हैं धान आदि के खेत, जो हमारे यहाँ खेत होते हैं, तो उनमें जब वर्षा नहीं होती वो सूखे होते हैं, तो उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो
लेकिन रेतीली भूमि है इसलिए कण जो हैं वो चिपके रहते हैं। तो खेत और आंगन में दरारें उन स्थानों पर पड़ती हैं जहाँ रेतीली भूमि नहीं है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं और परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं है वहाँ। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर पानी अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में कभी दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है और दूसरा तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, यानी वाष्प बनकर दोबारा उड़ने नहीं देते। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है, यानी कि अगर कुछ भाग को खाली कर दिया जाता तो उस खाली भाग में वो बूंद बूंद पानी जो नमी के रूप में समाया हुआ है वो इकट्ठा हो जाता है और कुएं खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी देने का काम करती है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, यानी विचार विमर्श किया और अपने अनुभवों और व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया कि कैसे इस पानी को निकाला जाए, प्रयोग किया जाए। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा। ये प्रश्न आएगा बच्चों कि पानी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है वहाँ। पहला रूप है पालर पानी, यानी जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है, जो नदी नालों के रूप में बहता है, तालाब में इकट्ठा हो जाता है, नदियों में बह जाता है, नालों में बह जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण, यानी कि ये जो कहता है नदी तालाब आदि में रोका जाता है। तो बच्चों पानी का दूसरा रूप, पहला रूप है पालर पानी जो बरसात से सीधा उपलब्ध होता है, नदी नालों के रूप में तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताली पानी, यानी पाताल पानी। पाताली पानी क्या है? वह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है, यानी वर्षा के बाद नीचे चला जाता है और खारे पानी में मिलकर अपने उस वर्षा के मीठे पानी का रूप खो देता है। इसके बाद है बच्चों तीसरा, पालर और पाताली पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। रेजानी रेजा शब्द से बना है, रेजानी शब्द, रेजा यानी वर्षा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो रेजानी पानी वही है जो कुएं से प्राप्त किया जाता है, धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा मापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं और रेजा का माप धरातल में हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है, यानी कि कितने गहरी नमी आई उसको, मतलब वही जो हम कहते हैं इतने उंगल वर्षा हुई। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा, क्योंकि नीचे के पानी में मिल जाएगा। तो इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच में एक विशिष्ट कला है, यानी एक बहुत बड़ी कला है अपने आप में। ये कैसे? 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, क्योंकि बच्चों रेत की जब कुएं खोदते हैं तो रेत आसानी से गिरने का डर रहता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ढोल से मलबा बाहर निकाला जाता है। ढोल एक तरह का डब्बा या लोहे का वो होता है बाल्टी की तरह, और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुकी
काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धंसे ना, यानी बैठे ना। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है ताकि स्वच्छ हवा ऊपर जाए। यानी मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई तक मुट्ठी भर रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। यानी ईंट से चिनाई नहीं हो सकती, तब रस्सी बांट करके एक विशेष प्रकार की घास से। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप एक प्रकार की घास होती है, नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार आते आते खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा एक घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ यानी घास की रस्सी एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती हैं और रस्से की पहले दिन जो जमाई गई कुंडली है दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी कर दी जाती है ईंट से। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8 से 10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहराई कुएं की मिट्टी को थामने के लिए लोगों को यानी रस्सा बनाना पड़े तो रस्से की लंबाई जो है वो 4000 के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता यहाँ कुएं बन रही है या रस्से की बटाई चल रही है। कहीं कहीं तो ज़्यादा पत्थर मिलता है, न पत्थर मिलता और ना ही खींप मिलती है, लेकिन रजानी पानी तो है, वहाँ भी कुएं जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के खम्भों यानी कि वहाँ कैर आदि की जो लकड़ी मिलती है जांडी की, उनके लट्ठों से की जाती हैं। लट्ठे किसके होते हैं? अरणी यानी बन, कैर, बावल और कुंबट के पेड़ों की डंगालों को कहते हैं बच्चों टहनियों को। टहनियाँ जो मोटी होती हैं तने से अलग, तो उनसे रोका जाता है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की लकड़ी ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिले तो आक के साथ भी काम चलाया जाता है। आक की लकड़ी से भी लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं जग की रस्सी भी काम लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। तो नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख हो रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। एक अक्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारो ऊपर आ जाता है। किशोर फूट जाते पता चल जाता है पानी आ गया है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, यानी जिस दिन कुएं में जल आ जाता है वो एक त्यौहार का रूप लेती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, यानी उनके लिए अच्छा खाना, अच्छा भोजन, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन किया जाता है, यानी भोजन करवाया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी मतलब पहले, अब नहीं है ये परंपरा, क्योंकि अब वस्तु विनिमय प्रणाली
नहीं है, अब तो काम पैसे देकर करवाया जाता है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था बच्चों। जैसे कि आज प्रथा, यानी इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। तो बच्चों, जैसे पहले की जो हमारी सामंत काल में या उस काल में, अब तो समय बदल गया, किसी को भी कोई काम करने की आज़ादी है, कोई अपना व्यवसाय कर सकता है। तो पहले जब ये व्यवस्था थी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था और अन्य लोग उससे अनाज देकर बर्तन लेते थे, उसको विवाह शादी में भी नेग आदि दिया जाता था, तीज त्योहारों पर भी। तो उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों पे, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। यानी अब जाति विशेष से संबंध नहीं रहा इस कार्य का। जैसलमेर के अनेक गाँव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, जो अब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। 100-200 वर्ष पहले बनी थी। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। ये प्रश्न आता है पेपर में कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। एक तो बच्चों, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। अब व्यास अधिक होगा, तल में पानी फैल जाएगा। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हुआ तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। दूसरा कारण है, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तो कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स बच्चों चमड़े या मोटे कपड़े की बनी होती है, उसका उपयोग भी किया जाता है इसी कारण से, क्योंकि धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है और चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, क्योंकि अब प्रगति का दौर है बच्चों, तो ट्रक दौड़ते हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है, यानी कि चमड़े की बजाय, कपड़े की बजाय ट्यूब से। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। दूसरा कारण ये, कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए ढककर रखना भी ज़रूरी है। तो छोटे मुंह को ढकना सरल हो जाएगा, यानी ढक्कन आसानी से बन जाएगा। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की जो टाटी होती है उसकी तरह या घास फूस की छोटी टहनियों से भी बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह के नए और अपरिचित लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, आना जाना बढ़ गया है, तो वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बनी तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगी होती है, क्योंकि सीधा पानी हाथ से खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगेगा। ग्रेडी चक्री या फ्रेडी उसे कहते हैं, घिरनी जो लगी होती है। फ्रेडी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय या गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद करके बना ली जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी
के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। उड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है और पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इसमें सुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए पूरे उस हिस्से में एक के बाद एक कई कुइयाँ बनती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती हैं। हर एक घर की एक कुएं है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी कि सार्वजनिक स्थल पर बनी कुइयाँ तो निजी हैं, लेकिन कुएं अपनी मर्जी से नहीं बनाई जा सकती। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है, पंचायती जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी के कारण सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए बंटवारा कोई नहीं करना चाहेगा। इसलिए कुएं बनाने से पहले निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। क्यों लगा रहता है ये प्रश्न आता है, क्योंकि जगह सार्वजनिक है, कुएं निजी है, लेकिन वर्ष भर में एक बार जो वर्षा होती है वो नमी सीमित है और नई कुएं बनाने का मतलब है सीमित नमी में बंटवारा। तो इसलिए ग्राम पंचायत का क्या लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ों का मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली होता है बच्चों। संध्या का समय जब गायें चर के चरवाहे गायों को चरा करके वापस लाते और उस समय शाम का समय होता है और उनके पांव से उठने वाली धूल, तो उस बेला को कहते हैं गोधूली। बेला में कुइयों पर आता है तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे यानी गौएं चर कर लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर ढोल और रस्सियां समेट ले जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं होती, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिली। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ हैं। 120 कुइयाँ हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 20 गुना में 6 के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानेर आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धरोली, कहीं धड़ोली, कहीं पर बिठोरी बिल्लियों के नाम से भी यह जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठे पानी देती रहती खड़ी है कुएं। तो बच्चों ये थी कुएं और कैसे बनाई जाती है। खींप की घास से बनाई जाती हैं। इसको बनाने का काम करने वाले को चेजारो कहते हैं और चेजारो के साथ गांव के लोगों का कैसा संबंध पहले था। पैसे देकर काम करवाया जाता है। पहले उसे वर्ष भर तीज त्योहारों पर नेग आदि दिया जाता था। तो इसको आप सुनिए और फिर हम इसके लिखेंगे प्रश्न। धन्यवाद।